गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट का मैंने इसमें बोला था कि गवर्नमेंट और ग्रांट, गवर्नमेंट मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई और कोई भी लोकल गवर्नमेंट हो गई। ग्रांट मतलब क्या होता है कि कोई भी कैश आपको मिलता है गवर्नमेंट से या इन काइंड अगेंस्ट सम कंडीशन, मतलब कुछ कंडीशन है जो कॉम्प्लाइड हो जानी चाहिए। तो इसी का था कि अगर आपको मिलता है तो चलो ठीक है, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। रिकॉग्नाइज के दो कंडीशन थे। पहले कंडीशन कि सबसे पहले आपका जो कंडीशन है वो कॉम्प्लाइड हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, मतलब यही था। और दूसरा क्या था कि गवर्नमेंट से ग्रांट भी आपको मिलेगा, ऐसा सर्टेनिटी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो दो कंडीशन ये हो गया। फिर उसके बाद क्या पढ़े, तीन तरीके मतलब चार तरीके के अपने पास ग्रांट होते हैं। पहला एक्सपेंसेस के लिए होता है, फिर दूसरा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के लिए होता है, और फिर तीसरा बैक मतलब उसी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन या बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेंट के लिए था, फिर नॉन मॉनेटरी ग्रांट था, और फिर फिक्स एसेट्स के लिए था। तो एक्सपेंसेस के लिए मिला तो पीएनआर में ट्रांसफर कर दो, और बैकवर्ड एरिया के लिए डेवलपमेंट के लिए तो इसको मैंने बोला था कि आप इसको कैपिटल रिजर्व में डालो नॉमिनल वैल्यू पे, नहीं सॉरी इसको तो आप क्या करोगे, सीधा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, और जो आपका नॉन मॉनेटरी ग्रांट होता है उसको आप नॉमिनल वैल्यू पे डालोगे। और अगर आपका फिक्स एसेट्स के लिए ग्रांट मिलता है तो फिक्स एसेट्स का वाला ये आपका इंपॉर्टेंट था। फिक्स एसेट्स में क्या था, दो मेथड मैंने बताते, एक तो आपका डेप्रिशिएबल, नहीं मेथड तो दो था और दो तरीके का भी था, एक डेप्रिशिएबल एक नॉन डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल को आप सीधा कहाँ डाल देते हो, पीएनएल में डाल देते हो। ठीक है, और फिर आपका जो आपका डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उसमें दो मेथड है, एक डिफर्ड इनकम वाला था और एक आपका नेट मेथड था। नेट में आप क्या करते हो कि उसके एसेट्स की वैल्यू में से कम कर देते हो, और जब राइट मतलब जब आपका रिफंड करना होता है तो असेट्स को उतने से ही आप डेबिट कर देते हो, मतलब जस्ट लाइक उल्टा। और फिर डिफर्ड इनकम में आप क्या करते हैं, डिफर्ड इनकम में आप असेट से मतलब ही नहीं होता, आप डिफर्ड ग्रांट का एक नया लेजर खुल देते हो। जैसे अगर आपको ग्रांट मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, और फिर इसको गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट टू डिफर्ड ग्रांट अकाउंट में हम लोग डाल देते हैं, और इसको असेट्स के लाइफ के रेशियो में हम लोग उसको डालते रहते हैं। दोनों में यही है, मतलब अगर आप उसमें नेट इनकम में देखो या डिफर्ड इनकम में देखो, असेट्स के रेशियो में ही वो राइट ऑफ होती रहती है। बस यही थी और ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा रिवाइज हो गया। थैंक यू बच्चों, हर हर महादेव, आपका AS12 रिवाइज। ज़्यादा कॉस्ट वॉस्ट की चीज़ें है नहीं इसमें, सारी चीज़ें आपको वैल्यू दी हुई होगी। और एक बार फिर भी देख लेते हैं। देखो, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब कोई भी असेट्स जो कि होल्ड फॉर अर्निंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन, एक्सेप्ट स्टॉक, इस स्टॉक को इसमें नहीं लेते। ठीक है, जैसे क्या, शेयर में कर दो, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड में, गोल्ड में, लैंड एंड बिल्डिंग में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो ये सारी इसमें कवर होते हैं। ठीक है, टू टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। शॉर्ट टर्म बेसिस और ये परमानेंट बेसिस। शॉर्ट टर्म बेसिस मतलब कि एक्वायर किया है आपने विद द इंटेंशन, मतलब आपकी ये सोच है कि आप इसको 12 महीने में सेल कर दोगे फ्रॉम द डेट ऑफ। याद रखना, ये चीज़ बच्चे भूल जाते हैं, कहाँ से 12 महीने चालू होगी, जिस दिन से आपने इसको एक्वायर किया। ऑल अदर आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बहुत ही सिंपल है ऐसे। इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, करंट को कॉस्ट और फेयर वैल्यू विचवर इज लोअर, लॉन्ग टर्म को एट कॉस्ट पे ही करेंगे। लेकिन अगर डिक्लाइन इन वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज परमानेंट इन नेचर देन डिक्लाइन शुड बी रिकॉर्डेड। डिक्लाइन, इंक्लाइन की बात नहीं हो रही है, इंक्लाइन को देखना ही नहीं है। ठीक, इंक्लाइन नहीं, डिक्लाइन की बात हो रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो, डिक्लाइन अगर परमानेंट नेचर का है तो ही उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब कॉस्ट में क्या क्या जाएगा आपको मालूम ही है, परचेज प्राइस ले लो, टैक्स जिसका क्रेडिट नहीं मिलता जस्ट लाइक AS2, एक्सपेंसेस ऑन परचेज लाइक कमीशन अगर दिया तो वो भी ऐड कर दो, ये टोटल आएगा। और कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था। इफ इन्वेस्टमेंट आर ऑब्टेन ऑन एक्सचेंज ऑफ असेट्स, मतलब कोई असेट्स दे के आपने इन्वेस्टमेंट लिया तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। देखो, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीव जो आपको मिला, ठीक है, और गिवन जो दिया, विच एवर इज क्लियरली, जो इसमें से क्लियरली दिखेगा उसी पे हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि दोनों में से कोई क्लियर नहीं हो, तो जो क्लियरली वैल्यू है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। रिक्लासिफिकेशन, करंट से लॉन्ग टर्म में आ गए और इधर लॉन्ग टर्म से करंट में आ गए, जहां से आए हैं वही वजूद, समझ गया। एट रिक्लासिफिकेशन डेट, मैंने क्या लिखा हुआ है, रिक्लासिफिकेशन डेट पे ही अगर आपको देखना है तो जहां से आए वही वजूद। मतलब देखो, करंट में कैसे वैल्यू होता था, ऐसे ही वैल्यू होता था, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो जिस दिन चेंज हो रहा है उस दिन ऐसे ही वैल्यू होगा। लॉन्ग टर्म से करंट एट कॉस्ट बट परमानेंट डिक्लाइन वैल्यू आफ्टर दिस। देखो, खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं यार, बहुत सिंपल था। ऐसे ही हम लोग पूरा AS रिवाइज कर लेंगे और बहुत इफेक्टिव रहेगा ये। हर हर महादेव बच्चों। मैं आपको पूरा रिवाइज कराना चाहूँ तो बहुत सिंपल है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, कैश और बैंक का बैलेंस जानने के लिए। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो चीज़ें कैश या बैंक में होगी, जो ट्रांजेक्शन कैश बैंक में होगी, बस वही रिकॉर्ड करेंगे और कोई भी नहीं। 3 एक्टिविटी में हम लोग इसको बांटते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और
फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आ जाओ सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग में क्या रहेगा, फिक्स एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जा जाएगा। जैसे कि कोई लैंड बिल्डिंग आपने परचेज किया, सेल किया, इन्वेस्टमेंट परचेज किया, सेल किया। कुछ चीज़ें और थी, जैसे क्या इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट कब मिला होगा, जब आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा। और डिविडेंड कब मिला होगा, जब आपने शेयर में इन्वेस्ट किया होगा। कैपिटल गेन टैक्स कब हुआ होगा, जब कोई असेट्स आपने बेचा होगा। आफ्टर ऑल असेट्स तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगी। फाइनेंसिंग में कौन सी चीज़ें जाएंगी, शेयर कैपिटल से रिलेटेड चीज़ें और लोन से रिलेटेड। और लोन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, तो वो आपकी फाइनेंसिंग में ही जाएगी। जैसे क्या जैसे आपने इशू ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और इट्स का रिडेम्पशन और इसके रिलेटेड प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ शेयर और डिवेंचर, तो ये सब आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगी। इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आप पेड करते हो तो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी। क्यों, इंटरेस्ट कब दोगे आप, लोन लिए होगे तभी ना, तो लोन तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो उसका इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और अगर देते हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये डिविडेंड से ही रिलेटेड है, डिविडेंड शेयर से रिलेटेड है, और ये सब सारी शेयर और लोन आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बस कैश आया, कैश गया, उसी को लो, कैश परचेज, कैश सेल, कैश एक्सपेंस, कैश टैक्सेस पेड, बस कैश की चीज़ें। इनडायरेक्ट एक्टिविटी में क्या करोगे, सबसे पहले आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लो, इसमें टैक्स एक्सपेंस जोड़ दो, मतलब जो टैक्स आपने पीएनएल में चार्ज किया हुआ है उसको जोड़ दो। लास्ट में जो एक्चुअल टैक्स आपने पेड किया वो माइनस करेंगे, लेकिन अभी जोड़ो। फिर उसके बाद नॉन कैश आइटम, जैसे क्या डेप्रिसिएशन हो गया, और क्या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, और क्या अमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स हो गया, या इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। तो ये सब सारी चीज़ें जोड़ लो, क्योंकि ये नॉन कैश है। फिर उसके बाद आपकी आती है कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जैसे ये ऑपरेटिंग है ही नहीं, तो इसको यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों करेंगे। जैसे क्या, अगर आपने इंटरेस्ट दिया तो ये तो आएगी नहीं, डिविडेंड इनकम या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। या अगर मान लो इंटरेस्ट दिया आपने तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इंटरेस्ट मिला ये तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो ये सब है ही नहीं, तो इसमें नहीं आएगा। वर्किंग कैपिटल जैसा मैंने आपको कुछ बताया, तो इसमें क्या था, जैसे मान लो आपका करंट असेट्स बढ़ गया, एग्जाम्पल स्टॉक आपका 10 से 12 हो गया, कैसे बढ़ा होगा, खरीदे होगे तभी तो 2 रुपये गया होगा आपका, 10 से 12 हुआ तो 2 रुपये आपने किसी को दिया, तो यानी कैश कम हुआ, माइनस कम हुआ स्टॉक 10 से 8 हो गया, कैसे हुआ, बेच दिए होगे, कैश बढ़ा आपके पास, कैश बैंक बढ़ा तो 2 रुपये प्लस। अब जैसे करंट लायबिलिटी अगर बढ़ता है मतलब, और ये बढ़ने वाला कॉन्सेप्ट कैसे, ओपनिंग और क्लोजिंग को देखेंगे। जैसे ओपनिंग में करंट लायबिलिटी था आपका 10, अब हो गया 12, तो 2 रुपये उसने और दिए होंगे ना, तब वो 12 रुपये चिल्ला रहा है आपसे, 12 रुपये दो मेरा, 12 रुपये, तो 2 रुपये आया आपके पास, 2 रुपये बढ़ जाएगा। करंट लायबिलिटी अगर कम होती है, 10 से 8 हो गया, तो आपने उसको 2 रुपये मुंह पे मारा होगा, तभी वो अब 8 रुपये ही बस मांग रहा है, तो यानी 2 रुपये कम हुआ, माइनस कर लो। फिर इसके बाद इन तीनों की एक्टिविटी को जोड़ लेते हैं, मतलब सबसे पहले तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आई, फिर टैक्स माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग आई, फिर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इन तीनों को जोड़ो, फिर इसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट जोड़ोगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। तो कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आ जाएगा, जो 3 महीने में आपकी मेच्योर हो जाती है कैश में, वही आपकी कैश इक्विवेलेंट। जैसे नॉर्मली बैंक बैलेंस हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ें कैश में है बस वही जाएगी। अब जैसे कैश को बैंक में अपने डिपॉजिट किया तो इसमें बस कैश और बैंक ही इफेक्ट हुआ, तो कैश और बैंक कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ही माना जाता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। अब जैसे कोई शेयर आपने इशू किया, बदले में फिक्स एसेट्स लिया, तो इसमें तो कैश और बैंक आया नहीं, तो इसमें नहीं जाएगा। तो ठीक है बच्चों, कवर हो गया, एज 3 अपना खत्म हो गया। अब हर हर महादेव। तो चलो और रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा कि AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सारे फिक्स एसेट्स लगता है, इसमें बायोलॉजिकल एसेट्स पे नहीं लगता। जैसे कि बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, अपना ट्रीज हो गए और एनिमल्स हो गए, लेकिन इसे ये बियरर प्लांट्स पे लगता है। बियरर प्लांट्स क्या होते हैं, जो फ्रूट्स देते हैं और जो 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, मतलब वो 1 साल से ज़्यादा तक फल दे रहे हैं। जब वो फल देना बंद कर देते हैं तब वो AS 10 के कैटेगरी में नहीं आते, मतलब वो बियरर प्लांट ही नहीं रहते। तो समझ गए आप। तो ये हो गया AS 10 आपका किस पे लगता है। अब किस पे नहीं लगता, तो मैंने क्या क्या बताया था आपको। सबसे पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, लीज असेट्स पे नहीं लगता, लेकिन उसके डेप्रिसिएशन रूल इस पे फॉलो होते हैं, मतलब AS 10 डेप्रिसिएशन रूल कवर करता है। और आपका नेचुरल एक्सट्रैक्शन, एक्सप्लोरेशन और ये सब पे आपका AS 10 नहीं लगता। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि चलो ठीक है, अब PPE मतलब होता क्या है। सबसे पहले उसका फिजिकल सब्सटेंस दिखना चाहिए, दिख रहा है कुछ काम करे, मतलब प्रोडक्शन पर्पस के लिए होना चाहिए, या तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए होना चाहिए, और इसी का एक छोटा था कि या तो चलो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए तो भी होगा, और तीसरा क्या था, 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो PPE कहलाएगा। अच्छा चलो PPE कहलाएगा, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज कब करेंगे, उसमें क्या था, कॉस्ट कैन दो आपका रूल था
पहला था कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर, मतलब कॉस्ट आपको दिखना चाहिए, और दूसरा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी होना चाहिए, तभी आप असेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। चलो ठीक है, ये सब है। अब कॉस्ट में क्या क्या जाएगा? कॉस्ट में सबसे पहला था कि मैंने आपको बताया था इसको रेडी करने में जितने भी खर्च होते हैं वो सब ले लो। जैसे परचेज प्राइस ले लो, कोई टैक्स वैक्स दिया जिसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है वो भी ले लो, और कोई एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट वो भी ले लो, और जैसे कि साइट प्रिपरेशन हो गया वो ले लो। शिफ्टिंग कॉस्ट हम लोग नहीं लेते हैं, और जैसे कि आप कोई इंस्पेक्शन कर रहे हो वो ले लो, और जैसे कि आपने कोई कंसल्टेंसी लिया कि असर एक्वायर करना है कि नहीं उसको खर्च जोड़ लो, ठीक है। और फिर इसी में एक पॉइंट था हमारा बोरोइंग कॉस्ट वाला। बोरोइंग कॉस्ट में क्या था कि ये तभी अलाउ होगा जब बोरोइंग कॉस्ट इसको अलाउ करता है। बोरोइंग कॉस्ट में क्या था कि बोरोइंग कॉस्ट कब अलाउ करता है? अपना AS 16 जब हमारा कोई एसेट्स क्वालिफाइंग एसेट्स होता है। क्वालिफाइंग एसेट्स जानते हो किसको कहते हैं? कि जिसको रेडी होने में कम से कम सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम मतलब 12 महीने कम से कम लगे, तब जाके वो क्वालिफाइंग एसेट है और उसके इंटरेस्ट को हम लोग कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। अब फिर आता है हमारा कि चलो ये खर्चे जाएंगे, तो एक और खर्चा था इंस्पेक्शन कॉस्ट। देखो इंस्पेक्शन कॉस्ट तो हमारे असेट्स के कॉस्ट में जाता ही है, लेकिन इसमें एक पॉइंट थी कि इसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब असेट्स के लाइफ के मतलब ओवर द पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ द असेट्स के रेशियो में इसको आपको डी रिकॉग्नाइज करना है। फर्दर कोई इंस्पेक्शन कॉस्ट करते हो तो वो भी आप उसमें एड बैक करोगे, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि डी रिकॉग्निशन ऑफ अर्लियर कॉस्ट मत भूलना, उसको डी रिकॉग्नाइज भी करना। आगे के कॉस्ट को रिकॉग्नाइज भी कर रहे हो तो डी रिकॉग्नाइज भी करना है पिछले कॉस्ट को, और अगर आपको उसकी कॉस्ट नहीं मालूम है तो एस्टिमेटेड कॉस्ट लेके आप उसको डी रिकॉग्नाइज करिए। अब ये हो गया चलो इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन के बाद कौन सा पॉइंट था? तो मैंने आपको बोला था कि आप ऐसे याद रखना, इंस्पेक्शन से डर लगता है। अच्छा, डर लॉस, तो ऑपरेटिंग लॉस। तो ऑपरेटिंग लॉस जो है कवर नहीं होता। जैसे जियो इस बेस्ट सिस्टम में एग्जांपल है, जैसे जियो वाले ने क्या किया था कि उसकी एसेट्स रेडी फॉर यूज थे, नेटवर्क रेडी थे, लेकिन उसने फिर भी दिया लोगों को यूज़ करने के लिए, तो वो रेडी टू यूज़ के बाद के खर्चे हैं तो वो नहीं जाएंगे। फिर क्या था? ड्रॉल डीकमिशनिंग रेस्टोरेशन एंड अदर लायबिलिटी। ये मैंने बताया था ऑयल रिग, जब क्या होता है कि तेल के जब जो समुद्र में लगते हैं उसको हटाना पड़ता है, तो उसके लिए आपको नया प्रोविजन करना पड़ता है, तो इसको आप प्रेजेंट वैल्यू पे ही असेट्स में आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, जैसे कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ड्रॉल, ऐसे कह लो। अब फिर ड्रॉल हो गया। अब फिर ड्रॉल के बाद क्या था यार कि डर लग रहा है, चलो ऐसा कोई तो पॉइंट्स है ना ड्रॉल के बाद। इसमें हम लोग ये क्या मतलब कुछ खर्चे नहीं जाते हैं। कौन कौन से? जैसे कि जिसका कोई मतलब, जिसका इसके असेट्स खरीदने से या रेडी टू यूज़ में कोई नहीं है, जैसे कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेट हो गया, और आपका ऑपरेटिंग लॉस हो गया, एब नॉर्मल लॉस हो गया, और बोरोइंग कॉस्ट अगर AS 16 अलाउ नहीं करता है तो ये हो गया। चलो अब आ गया, अगर कोई सब्सिक्वेंट कॉस्ट अगर आप रिकॉर्ड करते हो, मतलब कोई खर्च होती है तो देखो अगर बाद में भी अगर आप असेट्स के लिए कोई खर्चा करते हो तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वही जो हमारे पहले रिकॉग्निशन के कंडीशन है वही कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो अब ये भी हो गया। अब कोई असेट्स आपने दूसरा हमने इसका दोबारा पॉइंट एक ये था कि अगर कोई असेट्स आपने कोई एक्सचेंज में खरीदा तो इसमें दो पॉइंट्स है, एक कॉमर्शियल सब्सटेंस है, एक कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। तो अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? जो असेट्स आया उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे। और दूसरा, अगर आपका कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो जो असेट्स गया उसी की बुक वैल्यू पे दोनों ही असेट्स रिकॉर्ड हो जाएंगे। बस सिंपल खत्म हो गया बच्चों, और कुछ है नहीं। अब आता है कि असेट्स का रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो दो मेथड था, मतलब असेट्स की वैल्यूएशन आगे सब्सिक्वेंट उसका रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें था दो मेथड, कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मेथड। तो कॉस्ट मॉडल मैंने ये बताया था कि बच्चे हमेशा बोलते हैं कि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। अरे बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही है, बस अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन इसमें चार्ज नहीं करना है। अब आता है रिवैल्यूएशन मॉडल। रिवैल्यूएशन मॉडल में अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही चार्ज होते हैं। डेप्रिसिएशन तो चार्ज होता ही है, अपवर्ड और डाउनवर्ड भी उसमें चार्ज होते हैं। तो इसमें ये था कि अपवर्ड अगर रिवैल्यूएशन होता है तो एंट्री क्या होगी? पीपीई डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो अगर मान लो पहले आपने असेट्स की वैल्यू को बढ़ाया, फिर असेट्स की वैल्यू अगर घट जाती है तो पहले जितने से आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व को बनाया हुआ है उसको यूज करो, फिर अगर उससे भी नहीं यूज हो पाए तो पीएनएल से यूज करो, ठीक है बच्चों। फिर आता है कि असेट्स की वैल्यू मान लो पहले गिरी फिर जाके उठ रही है, तो पहले जितना आपने पीएनएल में लॉस बुक किया है पहले उधर प्रॉफिट बुक करो, फिर अगर पैसा और बचता है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन। मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन कब करोगे। तो देखो अगर रिवैल्यूएशन मतलब चेंजेस इन फेयर वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है तो 3 to 5 ईयर में आपको चेंज करना है, और ये पूरे क्लास वाइज चेंज करना है। जैसे क्लास होता है, जैसे एक प्लांट मशीनरी की अलग क्लास, लैंड की अलग क्लास, बिल्डिंग की अलग क्लास, फर्नीचर की अलग क्लास, तो पूरे एक की चेंज तो पूरी क्लास की चेंज होगी, ठीक है बच्चों। और अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हुआ तो इमीडिएट आप चेंज करोगे।
तो अब आपका डेप्रिसिएशन भी हो गया, रिवैल्यू, हाँ नहीं अभी डेप्रिसिएशन नहीं हुआ, अब देखो डेप्रिसिएशन अभी तो ये हो गया, सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अब आता है डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन का मेथड 3, SLM, WDV और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो भी आपका आइटम वो था ना आपका कि पूरे क्लास वाइज उसका रिवैल्यूएशन होगा, वो हमने बताया। और एक पॉइंट था अभी मैं बताता हूँ उसको। तो चलो ये तो हो गया कि चलो डेप्रिसिएशन के कितने 3 मेथड है। और चेंजेस इन द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट अ चेंजेस इन पॉलिसी, इट्स जस्ट अ एस्टिमेट। क्योंकि ये जो लाइफ होता है और ये जो स्क्रैप वैल्यू होता है इट्स जस्ट अ एस्टिमेट ऑफ द मैनेजमेंट, ये कोई पॉलिसी नहीं होता। अभी लग रहा है कि 10 साल चलेगी, हो सकता है 11, 12, तो 12 से डिवाइड होने लगेगा। और मैंने ये भी बताया था कि ये प्रोस्पेक्टिव रहेगा, मतलब जो भी आपको चेंज करना है ये आपका रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, पीछे क्या हुआ भूल जाओ, अब आगे कैसे करना है बस आपको ये ध्यान में रखना है। और फिर लास्ट में एक पॉइंट था कि इंश्योरेंस से अगर कोई आपकी रिकवरी होती है तो उसको फेयर वैल्यू पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बस खत्म हो गया यार AS10, और कुछ है ही नहीं। अब जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज करा देता हूँ। देखो बोरिंग कॉस्ट ये भैया सब पे लगता है, और 3 तरीके की बोरिंग कॉस्ट हम लोगों ने देखा था इसमें। जैसे कि सबसे पहला था अपना इंटरेस्ट एंड रिलेटेड कॉस्ट, और फाइनेंशियल चार्जेस भी उसमें आता है। दूसरा था आपका वो था ना आपका प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और रिडेम्पशन, और प्रीमियम वो था आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, वो भी इसमें कवर आता है, मतलब बोरिंग कॉस्ट के दायरे में। फिर आता है एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस का मैंने उधर ही आपको बताया था कि एक्सचेंज लॉस में बोरिंग कॉस्ट आपका क्या होगा। सबसे पहले आप ले लो एक्सचेंज लॉस, फिर दूसरा पॉइंट आप ले लो कि अगर मतलब कि बोरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन लोकल बोरिंग रेट माइनस बोरिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन फॉरेन बोरिंग, मतलब अगर आप यहाँ से इंडिया में ही उतना पैसा लेते तो कितना लगता, और बाहर से पैसा लिया तो कितना लगा है, उन दोनों का डिफरेंस ले लो और एक्सचेंज लॉस से कवर कर लो, विच एवर इज लोअर, यही आपकी बोरिंग कॉस्ट होगी। इसके बाद हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें कि बोरिंग कॉस्ट कब हमारी कैपिटलाइज होगी। तो सबसे पहले तो बोरिंग कॉस्ट अगर आपको कैपिटलाइज करना है तो आपकी असेट्स जो है वो पीपी की क्लासिफिकेशन में आने चाहिए। उसमें कौन सी क्लासिफिकेशन थी कि असेट्स तब आपका पीपी होता है, मतलब तब आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो पीपी की तरह जब कि वो कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ये तो AS10 की डेफिनेशन में थी, मतलब AS10 ऐसा बोलता है। और AS16 में ये तो है ही कि आपका पीपीई वाला क्लासिफिकेशन। दूसरा ये था कि आपका क्वालिफाइंग एसेट्स होना चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट्स कब होता है, जब आपका असेट्स गेटिंग टू रेडी फॉर यूज कम से कम 12 महीने लगे, डेट इज सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। तो जैसे क्या था, कुछ हैवी क्रेन हो गए, हाँ कुछ बड़ी बड़ी मतलब बिग मशीनरी हो गई, फैक्ट्री हो गई, इन सबको बनने में ज़्यादा टाइम लगता है रेडी फॉर यूज़ होने में। अब जैसे कुछ क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं होते, जैसे क्या शेयर हो गया, डिवेंचर हो गया, बाइक्स हो गया, इनको बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये क्वालिफाइंग एसेट्स आपके नहीं आती। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बच्चों मतलब सबसे पहले बोरिंग कॉस्ट, क्वालिफाइंग एसेट, नॉन क्वालिफाइंग एसेट, हाँ फिर ये पढ़ा कि आप कैसे अब इसको रिकॉग्नाइज करोगे। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, नेट बोरिंग कॉस्ट निकाल लो। नेट बोरिंग कॉस्ट मतलब ग्रॉस बोरिंग कॉस्ट जो है वो ले लो, अगर माइनस कर लो कोई अगर इनकम ऑन आइडल फंड है, मतलब कुछ पैसे आपके बचे हुए थे उसको आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, उससे मतलब लोन से पैसा जो लिया था उसने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, उससे कुछ इनकम हो गया, तो वो आप माइनस कर लो और इसको अलोकेट कर दो सारे असेट्स में, मतलब जिस पे आपको कैपिटलाइज करना है या जिस पे आपको पीएनएल में डालना है उन्हीं सब में अलोकेट होगा, मतलब कैरिंग अमाउंट के रेशियो में ही होता है अनलेस देयर इज फेयर वैल्यू। फिर आप आता है कि कैलकुलेट कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप एक वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालो। इसमें क्या था कि जैसे अगर कोई 1 जनवरी को खर्चा किया तो जैसे 10,000 1 जनवरी को 1 अप्रैल को किया तो ये पूरे 12 महीने के लिए हुआ। अगर कोई मान लो आपने 1 सितंबर को कोई 20,000 खर्च किया तो बाकी के 6 महीने के लिए किया, मतलब अगर आपने 1 जनवरी को खर्च किया तो अब 3 महीने ही बचे, तो 3 महीने 3 भागे 12 हो जाएगा, तो ये आपका जनरल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, एक नॉर्मल रेट, एक जनरल रेट निकालोगे, मतलब अगर 2-3 बोरोइंग अगर आपकी है तो उसमें क्या करोगे, सारे इंटरेस्ट ऊपर ले लो, डिवाइड बाई टोटल फंड ले लो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लो, तो ये आपका एक रेट आ जाएगा। फिर आप इससे क्या करोगे, मतलब इसी को आप उसको अलोकेट करोगे। अलोकेट भी कैसे करोगे, सबसे पहले 2 बोरिंग थे, एक स्पेसिफिक बोरिंग एक जनरल बोरिंग। तो सबसे पहले जितने भी खर्चे हैं आप स्पेसिफिक बोरिंग से यूज़ करो, फिर अगर नहीं हो पाता है फिर आप जनरल बोरिंग से। जैसे एग्जांपल आपने खर्च किया, जैसे आप वेटेड एवरेज निकाला, आपने 10 लाख आया, आपने लोन लिया हुआ है 12 लाख, 12 लाख में
6 लाख है आपका स्पेसिफिक बोरिंग, तो 10 लाख में से पहले 6 लाख स्पेसिफिक से यूज करेंगे और 4 लाख जनरल बोरिंग से लेंगे और जनरल बोरिंग का रेट ले लेंगे। बाकी का जो, जैसे आपने 10 लाख खर्चा किया लेकिन लोन लिया है 12 लाख, तो 10 लाख तक का तो कैपिटलाइज हो गया, लेकिन 2 लाख का आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। बस सिंपल यार, और कुछ है ही नहीं। लास्ट में 2 चीजें और बताई थी मैंने। कब आप एक हाँ सॉरी, ये सीजन भी मैंने एक बताया था कि सस्पेंशन, कि आप कब बोरिंग कॉस्ट को रोक दोगे। देखो, अगर एब नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम है जो अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे आग लग गया, तो वो आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। लेकिन अगर वो एक्सटेंडेड पीरियड, मतलब वो नॉर्मल पीरियड ऑफ टाइम है 2-3 दिन के लिए, तो भी आप बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करोगे। अगर एक्सटेंडेड पीरियड मतलब बढ़ता ही जा रहा है, तो आप उसको क्या करोगे? पीएनएल में ट्रांसफर करोगे। ठीक है बच्चों। और बोरिंग कॉस्ट आप कब शुरू करोगे कैपिटलाइज करना? सबसे पहले आपका बोरिंग कॉस्ट, लोन आपने ले लिया है, मतलब इनकर्ड हो रहा है, खर्चा भी आप कर रहे हो उससे रिलेटेड, और एक्टिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप रिकॉर्ड करोगे। कब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद करोगे, या मतलब कब आप बोरिंग कॉस्ट मतलब रिकॉग्नाइज करना कब बंद करोगे कैपिटलाइज करना? या तो आपने लोन ही पे कर दिया, पहला कंडीशन। दूसरा, आपका जो असेट्स है वो रेडी हो गया। तो अब रेडी हो गया तो उसके बाद आप कोई भी उस पर खर्चे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर हो जाए। बस खत्म, टाटा बाय बाय। जो बनाए तो हम लोग AS11 इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसमें हम लोगों ने क्या करा, इसमें अपने को 4 चीज़ें पढ़नी थी। सबसे पहला क्या पढ़ना था अपने को? सबसे पहला अगर था तो आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ट्रांजैक्शन था, ऑब्लिक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या था? फॉरेन वो था ना आपका फॉरवर्ड रेट, मतलब वो था ना स्पेकुलेशन पर्पज, जिसमें हम लोग को पढ़ा था वो था। और आपका फॉरेन बोरिंग वाला था, और आपका एक्सचेंज लॉस वाला था। बस यही है। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या होता है? देखो, जब कोई भी ट्रांजैक्शन आप फॉरेन में करते हो, मतलब फॉरेन करेंसी में करते हो, तो उसको आपको इंडियन करेंसी में मतलब होम करेंसी में चेंज करना पड़ता है। तो आपका फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है। और वो कैसे होता है? यूजिंग स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या होता है? उस दिन उस समय का स्पॉट रेट, और वो +2% से ऊपर नीचे हो सकता है। फिर अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसमें ये पढ़ा था कि एक्सचेंज डिफरेंस अगर होता है तो आप कैसे कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक्सचेंज डिफरेंस ऑन फॉरेन करेंसी, मतलब लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम रिलेटेड टू डेप्रिसिएबल एसेट्स है, तो आप इसको कहाँ कैपिटलाइज कर दोगे। लेकिन अगर एक्सचेंज डिफरेंस ऑन लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम रिलेटेड टू नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स है, तो आप इसको कहाँ करोगे? इसको आप फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट में डालोगे। ठीक है बच्चों। और इसमें से मैंने आपको बताया था एनी ऑफ द ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड, इसमें दोनों में आपको ऑप्शन है, कुछ भी कर सकते हो। और फिर था कि एक्सचेंज डिफरेंस अगर आपको शॉर्ट टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है रिलेटेड टू मतलब एनी एसेट्स, तो आपको पीएनएल में इसको ट्रांसफर करना है। फिर आता है आपका वो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था मैंने आपको? क्या बताया था कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि रेट से बचने के लिए किसी फ्यूचर के डेट पे, भविष्य के डेट पे एक एग्रीमेंट तय कर लेते हैं। इट्स जस्ट अ एग्रीमेंट। तो अगर वो कोई सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया गया है, मतलब असेट्स मतलब वैलिड ट्रांजैक्शन को कवर करने के लिए किया गया है, तो ये आप उसके टाइम, उसके लाइफ ऑफ द पीरियड में आप उसको रिकॉग्नाइज कर दोगे, मतलब उसको आप क्या कर दोगे, उस पर चार्ज कर दोगे। लेकिन अगर आप इसको वो उसके लिए मतलब जुआ, मतलब सट्टेबाजी के लिए यूज़ करो, मजे के लिए यूज़ करो, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। ठीक है बच्चों। फिर आता है एक्सचेंज लॉस। एक्सचेंज लॉस में क्या था कि अगर आप कोई फॉरेन बोरिंग लेते हो तो उसमें आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, सबसे पहले आप एक्सचेंज लॉस ले लो। इसमें क्या था? प्लस एक्चुअल फॉरेन बोरिंग ले लो। फिर दूसरा ले लो लोकल बोरिंग। लोकल बोरोइंग, अगर वही लोन अगर आप लोकली लिए होते तो आपको कितने का पड़ा होता? विच एवर इज लोअर, आपकी एक्सचेंज लॉस हो गई। इससे ज़्यादा जो भी रहेगी वो आपकी पीएनएल में जाएगी। ठीक है, मतलब अगर 10 रुपये आया, 12 रुपये का टोटल है, तो 2 रुपये पीएनएल, 10 रुपये आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। फिर आपकी आती है फॉरेन ऑपरेशन। दो ईफो नीफो। ईफो जस्ट लाइक योर मतलब स्पैन ऑफ बिजनेस इंक्रीजेस, मतलब आपकी बिजनेस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब आप ही की ब्रांच है। नीफो आपकी ब्रांच हो गई, ठीक है, लेकिन वो आपकी शुरू से आपकी ब्रांच नहीं थी, आपका नेचर ऑफ बिजनेस सेम नहीं था। तो ये ईफो नीफो का डिफरेंस था। इसमें ये था कि जैसे देखो, इसमें मैंने ये बताया था कि अगर कोई आपका एक्सपेंडिचर है तो ईफो ब्रांच में एक्चुअल रेट पे लो, और एक्चुअल रेट नहीं है तो एवरेज रेट लो। नीफो में भी सेम था। ओपनिंग असेट्स अगर कोई है, असेट्स की ओपनिंग वैल्यू कैसे लोगे? देखो, ईफो मैंने बोला था ये अगर जिस दिन वो ब्रांच हमारी खुली उस दिन के रेट से आपकी ओपनिंग एसेट्स आएगी, लेकिन नीफो में ऐसा नहीं था। नीफो में क्या था? उस साल की ओपनिंग रेट लो,
बस यही डिफरेंस था ईफो नीफो में। और नीचे क्लोजिंग वैल्यू, अगर क्लोजिंग वैल्यू ऑफ असेट्स लेना है तो उसके लिए क्लोजिंग रेट लीजिए भैया, परचेज एंड सेल या कोई एक्सपेंडिचर उसके लिए एवरेज रेट लो बच्चों, बस और कुछ नहीं था। ईफो नीफो में मैंने आपको बताया था कि कुछ डिफरेंसेस के पॉइंट्स हैं, जैसे सीए को डीटी और फाइनेंस का नॉलेज होता है, तो सी से क्या था आपको पता है कि नहीं, कंट्रोल। ईफो ब्रांच पे रिपोर्टिंग इंटरप्राइज से कंट्रोल रहता है, नीफो पे नहीं रहता। सी हो गया। ए से क्या था, एक्टिविटी की, जो ईफो की एक्टिविटी है वो डे टू डे चेंजेस इन रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस से इफेक्ट होती है, लेकिन नीफो की एक्टिविटी प्रभावित नहीं होती है, तो सी हो गया। सी को डीटी, डी से डील, मतलब कि जो ईफो ब्रांच है वो डील इन सिंगल करेंसी, लेकिन जो नीफो ब्रांच है वो आप मल्टीपल करेंसी में भी डील करती है, तो ये हो गया। टी ट्रांजैक्शन, मतलब क्या था कि ईफो ब्रांच की जो ट्रांजैक्शन है वो रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस से हाई वॉल्यूम में होता है, लेकिन नीफो में ऐसा नहीं होता, तो ये डीटी हो गया। और मतलब सीए को आपको किस चीज़ का, डीटी और फाइनेंस, हाँ फाइनेंस क्या था, फाइनेंस ईफो ब्रांच को फाइनेंस मतलब मेनली फाइनेंस बाय रिपोर्टिंग इंटरप्राइजेस, लेकिन नीफो लोकली भी फाइनेंस होती है। बस खत्म हो गया यार, AS11 कंप्लीट। बता देता हूँ AS2 में क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि मैं रिकैप देता हूँ। चलो AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कौन कौन सी होती है, सबसे पहली फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, WIP, कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया कि जो फिनिश गुड में लगने को होता है, मतलब बड़े भाई में वो जाके लग जाएगा। अब इसमें ये होता क्या है, मतलब अभी तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, क्या क्या आता है, होता क्या है, जो ऑर्डिनरी कोर्स में रखा हुआ है या किसी प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है, समझ रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी स्टॉक में आएगी। अब स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फिनिश गुड है तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV कैसे निकालेंगे अभी बताऊंगा। WIP कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। रॉ मटेरियल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। याद रखना NRV और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। फिर कंज्यूमेबल का कैसे, मैंने बोला था नेक्स्ट पेज में, जो मैंने अभी अभी बताया। अब आ जाओ फिनिश गुड के लिए NRV कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस ले लो, मतलब मार्केट प्राइस वही जो होती है वही ले लो, माइनस सेलिंग एक्सपेंस कर लो, तो ये जो NRV आएगी वो फिनिश गुड के लिए आएगी। WIP के लिए क्या होगी, WIP के लिए अगर NRV निकालनी है तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस ले लो, माइनस सेलिंग एक्सपेंस, माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, मतलब अभी इसको और कितना खर्च करना है ताकि ये फिनिश गुड बन जाए, तो ये उसकी NRV आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो NRV तो हो गया। अब कॉस्ट किसको कहते हैं, कॉस्ट तीन मेथड होता है। एक था सबसे पहला एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट में फीफो, एवरेज, ये वेटेड एवरेज, ये सारे मेथड होते हैं। दूसरा क्या था आपका एक्चुअल कॉस्ट माइनस GP मार्जिन। तीसरा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जो आप लोग कॉस्टिंग में पढ़ते हो। तो ये तीन तरीके हैं जिससे आप निकाल सकते हैं कॉस्ट। फिर आता है कि अच्छा ठीक है ये तीन मेथड है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे होता है। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है यार, देखो एक्चुअल कॉस्ट है लो, जिसका क्रेडिट मिलता है वो क्रेडिट अगर मिलता है तो वो कॉस्ट में नहीं जाएगा, नहीं मिलता तो वो कॉस्ट में जाएगा। और कोई अगर अनलोडिंग चार्जेस है, लोडिंग चार्जेस है, वो ले लो। फिर उसके बाद कुछ कन्वर्जन कॉस्ट है, याद है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, हाँ, लेबर ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड। और फिक्स ओवरहेड जैसे ही आया मैं बोला था दो चीज़ें लड़के भूलते हैं, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस करना है और ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना पड़ता है, क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डायरेक्ट आउटपुट से रिलेट नहीं करता। तो इसको कैसे निकालते थे, पहले फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड ले लो ऊपर, डिवाइड किससे करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल प्रोडक्शन विच एवर इज हायर से, तो वही आपकी रिकवरी रेट हो जाती है। और इसमें एक और चीज़ था, याद है, बोरिंग कॉस्ट वाला। अगर AS16 अलाउ करता है तो अच्छा चलो ये खर्चे ऐसे ऐसे जाएगा, क्या क्या नहीं जाएगा, अरे यार सेलिंग ओवरहेड नहीं जाएगा, एडमिन ओवरहेड नहीं जाएगा। इसमें ये था सबसे एक मैंने ये बताया था कि अगर वो स्टोरेज कॉस्ट, अगर स्टोरेज कॉस्ट जरूरी है, आप समझ रहे हो, अगर स्टोरेज कॉस्ट जरूरी है तो वो उसके कॉस्ट में जुड़ेगा। जैसे अगर जरूरी है उसको थोड़ी देर के लिए सुखाना, तो उसको सुखाने के लिए कुछ जगह तो चाहिए, तो स्टोरेज कॉस्ट जरूरी तो जाएगा। अगर बोरिंग कॉस्ट अलाउ करता है तो जाएगा। बोरिंग कॉस्ट क्यों अलाउ कर रहा है, इंटरेस्ट, जब वो क्वालिफाइंग होगा। अब वो क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया आप लोगों को मालूम है, ठीक है बच्चों। फिर आता है कुछ खर्चे नहीं जाएंगे, इसी में एक था एक एबनॉर्मल लॉस नहीं जाएगा। अब एबनॉर्मल लॉस से ही मैंने 2 पॉइंट्स लिखवाए थे कि नॉर्मल लॉस होता है और एबनॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस क्या होता है, जो निश्चित है वो होगा ही, जैसे तेल मंगाया आपने वो थोड़ा बहुत हिलने उलने से खत्म होगा ही। और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है बच्चों, एबनॉर्मल लॉस जिसपे आपका कंट्रोल नहीं होता, मतलब आपको पता ही नहीं ये होगा, चोरी हो गया, आग लग गया, तो आप इससे वसूल नहीं कर सकते। अगर आप वसूलने जाओगे ना तो पब्लिक भी आपसे वसूलेगी अच्छा खासा। तो नॉर्मल लॉस आप उसका कैलकुलेशन करते हो, एब नॉर्मल लॉस को सीधा पीनल में डाला जाता है, लेकिन नॉर्मल लॉस को पीनल में नहीं डाला जाता, इसका रेट हम लोग बढ़ा देते हैं। कैसे करते हैं इसका कैलकुलेशन, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को माइनस कर देंगे, तो रेट अपने आप जो है इफेक्ट हो जाएगी, टोटल अमाउंट एज इट इज रहेगा, ठीक है बच्चों। अब था नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस। एब नॉर्मल लॉस का अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो पीएनएल में डालना है,
कैलकुलेशन उसी तरह, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाई एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस की यूनिट, यही जो रेट आया इसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एब नॉर्मल लॉस की यूनिट्स में, पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, बस खत्म। अब आता है कंज्यूमेबल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। कंज्यूमेबल सो सिंपल यार, कंज्यूमेबल को देखना है कि उसके बड़े भाई जिसमें वो बनने वाली है, जैसे कंज्यूमेबल सी है, अगर वो फिनिश गुड एफ में जाके लगने वाली है तो एफ के वैल्यूएशन रूल उस पर लगा, जो कि होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अगर ऐसा करने से वो कॉस्ट पे वैल्यू हुआ तो आपकी कंज्यूमेबल सीधा कॉस्ट पे वैल्यू हो जाएगी, उसका वैल्यूएशन रूल देखना ही नहीं है। लेकिन अगर फिनिश गुड आपका वैल्यूएशन रूल लगाने से एनआरवी पे वैल्यू हुआ तो आपका ये जो कंज्यूमेबल है इस पे वैल्यूएशन रूल लग जाएगा और कॉस्ट और रिप्लेसमेंट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू हो जाएगा, बस सिंपल यार। फिर लास्ट में डिस्क्लोजर वाले पॉइंट्स है दो छोटे छोटे, फिर हमने दो पॉइंट्स आपको बताया था वो याद रखना, स्टैंड बाई स्पेयर पार्ट, इंश्योरेंस स्पेयर, ये क्या है आपका उसमें नहीं आता है, शुड बी ट्रीटेड एज ये फिक्स एसेट्स ही माने जाते हैं। अगर वो उसमें नहीं हुआ तो आप इन्वेंट्री में ले लो। देखा, कवर हो गया यार। जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना उतना आपका अच्छा होगा, बस खत्म। और एक डिफेक्टिव गुड्स था कि ये जनरली कॉस्ट पे भी नीचे बिकता है क्योंकि ये डिफेक्टिव है, मार्केट वैल्यू तो भूल जाओ, तो ये हमेशा एनआरवी पे ही वैल्यू होता है, क्योंकि ये अगर वैल्यूएशन रूल भी लगाओगे कॉस्ट और एनआरवी तो भी उससे भी कम होगा। खत्म हो गया बच्चों। आपने में AS1 क्या पढ़े? AS1 कहता क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है? या तो सबसे पहले बेटर प्रेजेंटेशन के लिए और व्यू जानने के लिए क्या रखा गया है, या लॉ मैंडेट कर देता है, AS मैंडेट कर देता है, और बैलेंस शीट अच्छी होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कंपैरिजन के लिए, इसलिए ज़रूरी है। अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है, ठीक है? तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होता है? प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ए प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। इसमें हम लोग को 5 चीज़ें कवर करनी थी। सबसे पहले तो मैंने यही लिखा था कि सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर ऑफ सच अकाउंटिंग पॉलिसी, और फिर लास्ट में कुछ अजम्पशन थे। सबसे पहले मीनिंग हो गया कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल एंड मेथड्स, मेथड एंड प्रिंसिपल, प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी, स्टॉक वैल्यूएशन हो गया, और वो मैंने AS4 वाला लिखा था, कंटीजेंसी इन इवेंट ऑकरिंग बैलेंस शीट डेट। तो यही सब होती है अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर उसके बाद क्या था बच्चों कि अगर आपको कोई अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करनी है तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला आपको देखा क्या ध्यान रखना है कि फेयर एंड ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना चाहिए। दूसरा क्या ध्यान में रखना है? दूसरे में कुछ चीज़ें थी। सबसे पहला था कि प्रूडेंस को ध्यान में रखना है, मतलब लॉसेज आर गिवन मोर इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद क्या था? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मतलब फैक्ट आर गिवन मोर इंपॉर्टेंट। फिर तीसरा क्या था? मेटेरियलिटी को भी ध्यान में रखना है। फिर आता है आपका कि अगर आप चेंज करते हो तो क्या करना है। अगर आप चेंज कर रहे हो ना तो पहली बार कर क्यों रहे हो, इसका क्या था? या आपको बेटर प्रेजेंटेशन लग रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। दूसरा, या तो कंप्लाइड ऑफ लॉ करने के लिए, या कॉम्प्लीशन, मतलब या तो आप बेटर कंप्लाई कर रहे हो AS का कर रहे हो, लॉ का कर रहे हो, या बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हो। यही 3 चीज़ें। और अगर चेंज करते हो तो आपको और क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले पुरानी वाली पॉलिसी बताओ, उससे कैसे वैल्यू हो रहा था, नई वैल्यू से बताओ, नई से क्या हो रहा है, कारण क्या था, मतलब रीजन ऑफ सच चेंजेस बताओ, और इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस बताओ। तो ये ऐसे बताओ। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो मैंने आपको बताया था कि सारी पॉलिसी को बैलेंस शीट में एक जगह डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। कुछ पॉलिसी ऐसी होती है जो कि प्री एज्यूम होती है, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है जब फॉलो हो रही होती है तो, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं हो रही है तब आपको उसका डिस्क्लोजर देना है। जैसे कुछ अकाउंटिंग अजम्पशन में, प्रिंसिपल्स में, अभी वो पढ़ेंगे हम लोग। जैसे इसमें सबसे पहला था अक्रूवल। सबसे पहले था आपका गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब ये था कि कोई बिजनेस चलती ही रहेगी तो उसको आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और उस केस में आपकी पूरी बैलेंस शीट की जो असेट्स है वो रिलाइजेबल वैल्यू पे और लायबिलिटी पेबल वैल्यू पे बनेगी। फिर उसमें था आपका अक्रूवल, कि अक्रूवल बेसिस पे है तो आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, कैश बेसिस पे कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोज करना है। कंसिस्टेंसी भी एक पॉइंट था, उसमें क्या था कि एक अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आप चालू कर रहे हो तो अगले साल भी वही रहेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इसमें लास्ट में कुछ पॉइंट थे कि वो चेंजेस इन डेप्रिसिएशन मतलब इज नॉट अ चेंजेस इन पॉलिसी, जस्ट अ एस्टिमेट यार, बस खत्म हो गया यार, और कुछ है ही नहीं अपना। अब देखो हम लोगों ने कितने एस रिवाइज किए हैं। हम लोगों ने आपका 1 रिवाइज किया, 2 रिवाइज किया, 3 रिवाइज किया, ठीक है। फिर आपका 10 रिवाइज किया, 11 रिवाइज किया, 12 रिवाइज किया, 13 रिवाइज किया, 16 रिवाइज किया, 8 AS। ये 8 AS बच्चों आपको 16 से 20 मार्क दे के जाएगा। तो इसलिए बच्चों, मेरे बच्चों,
इसको बार बार वीडियो देखना, आप जितनी बार ये वीडियो देखो ना, और साथ में मेरे साथ साथ रिकॉल करते रहना। जो लास्ट में मैं बोलता हूँ ना, फिर आपको ऐसा लगेगा कि इतनी बार आप रिवाइज कर लोगे कि लास्ट वाला ही बस व्यू आप देखोगे वीडियो। तो थैंक यू सो मच, और ये सबको शेयर करना जरूर, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है यार, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी अगर आपको ये हो गया तो। शुरू के एएस मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ही रहता है ना आपका एएस का, अगर ये शुरू का क्वेश्चन आपसे 16 नंबर मिल गया ना आपको, यू विल फील कॉन्फिडेंट यार, आप समझ रहे हो। ये 8 एएस आपको 16 से 20 मार्क देके जाएगा। तो चलो, मैं सी ए शनि गुप्ता आपको सी ए इंटर ग्रुप 2 के बच्चों के लिए भी एएस का रिवीजन वीडियो लाऊंगा। तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसा था, पूरा एएस रिवीजन कैसा था, और ग्रुप 2 के एएस के रिवीजन वीडियो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताना। मैं फाइनल का भी इंडियाज़ रिवाइज वीडियो डालने वाला हूँ। चलो, थैंक यू सो मच, बाय।